नमस्ते दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस बेहद खास पॉडकास्ट एपिसोड में, जहां हम जिंदगी की भागदौड़ से दूर कुछ पल सुकून के बिताते हैं और उन कहानियों पर चर्चा करते हैं जो सीधे हमारी आत्मा को छू लेती हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हर कोई सफलता, पैसे और शोहरत के पीछे भाग रहा है, हम अक्सर उन छोटी छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बातों को भूल जाते हैं जो हमें असल में एक इंसान बनाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अच्छी और सार्थक जिंदगी का असली पैमाना क्या है? क्या यह बैंक में रखे करोड़ों रुपए हैं, या समाज में आपका रुतबा, या फिर वो सुकून जो रात को सोने से पहले आपको यह एहसास दिलाता है कि आज आपने कुछ सही किया है? आज हम जिस किताब के पन्नों से गुजरने वाले हैं, उसका नाम है हैट गियोंग टैम होन का 10वां भाग, जिसका शीर्षक है समय की धारा के साथ। यह कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि यह मशहूर लेखक स्टीफन आर कोवे द्वारा चुनी गई ऐसी कहानियों का एक अनमोल खजाना है, जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में छिपी महानता से रूबरू कराती हैं। इस किताब की हर एक कहानी जैसे हमारे दिल पर एक गहरी छाप छोड़ जाती है और हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम अपने जीवन के सीमित समय का उपयोग कैसे कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपनी पहली कहानी की ओर बढ़ते हैं, जो हमें सिखाती है कि असल में सत्यनिष्ठा या ईमानदारी क्या होती है। महान ओपरा विनफ्रे ने एक बार कहा था कि एक ईमानदार इंसान वह होता है जो हमेशा सही काम करता है, चाहे कोई उसे देख रहा हो या नहीं। यह कहानी एक 11 साल के छोटे से लड़के की है जिसे मछली पकड़ने का बहुत शौक था। हर बार जब भी उसे मौका मिलता, वह न्यू हैम्पशायर की एक झील के बीच बने अपने परिवार के छोटे से लकड़ी के घर के पास वाले घाट पर मछली पकड़ने पहुंच जाता था। एक दिन, बास मछली पकड़ने का सीजन शुरू होने से ठीक एक दिन पहले, वह लड़का अपने पिता के साथ शाम के समय मछली पकड़ने गया। सूरज ढल रहा था और उन्होंने केंचुए का चारा लगाकर सनफिश और पेक्का मछलियां पकड़ी। उस लड़के ने बहुत ही सावधानी से अपने छोटे से सिल्वर रंग के कांटे में चारा लगाया और उसे पानी में फेंक दिया। डूबते सूरज की रोशनी में पानी की लहरें बहुत ही खूबसूरत लग रही थीं और जैसे ही चांद आसमान में ऊपर आया, झील का पानी चांदी की तरह चमकने लगा। अचानक उस लड़के के कांटे में जोर का खिंचाव महसूस हुआ। कांटा पानी में बहुत गहराई तक खींचता जा रहा था। लड़के को तुरंत एहसास हो गया कि कांटे में कोई बहुत बड़ी मछली फंसी है। उसके पिता भी यह देखकर बहुत खुश थे कि उनका बेटा कितनी समझदारी और महारत के साथ उस स्थिति को संभाल रहा है। काफी मशक्कत के बाद जब उस लड़के ने मछली को पानी से बाहर निकाला, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह उसके जीवन की अब तक की सबसे बड़ी मछली थी, लेकिन वह एक बास मछली थी। चांद की रोशनी में पिता और पुत्र दोनों उस शानदार मछली को देख रहे थे जो मुश्किल से सांस ले रही थी। पिता ने माचिस जलाई और अपनी घड़ी की ओर देखा। रात के 10 बज रहे थे। बास मछली पकड़ने का सीजन शुरू होने में अभी भी 2 घंटे बाकी थे। पिता ने पहले उस मछली को देखा और फिर अपने बेटे की ओर देखा। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, बेटा, इसे वापस पानी में छोड़ दो। यह सुनकर लड़का रोने लगा और बोला, पिताजी, ऐसा मत कहिए। पिता ने उसे समझाते हुए कहा, पानी में और भी मछलियां हैं बेटा। लेकिन लड़के ने रोते हुए कहा, लेकिन इतनी बड़ी मछली कोई और नहीं है। लड़के ने चारों ओर देखा।
चांद की रोशनी में दूर दूर तक कोई भी दूसरा मछुआरा या नाव नहीं दिखाई दे रही थी। कोई भी उन्हें देख नहीं रहा था। कोई नहीं जान सकता था कि उन्होंने यह मछली सीजन शुरू होने से 2 घंटे पहले पकड़ी है। लेकिन भले ही वहां कोई नहीं था, लड़का अपने पिता की आंखों में साफ पढ़ सकता था कि इस फैसले पर कोई समझौता नहीं हो सकता। भारी मन से उसने उस मछली के मुंह से कांटा निकाला और अपनी उस शानदार जीत को वापस उस चांदी जैसे चमकते पानी में फेंक दिया। मछली ने एक जोरदार छपछपाहट की और पानी की गहराइयों में गायब हो गई। लड़के ने मन ही मन सोचा कि शायद अब उसे जीवन में कभी इतनी बड़ी मछली देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, यह घटना 34 साल पुरानी है। आज वह छोटा लड़का न्यूयॉर्क शहर का एक बहुत ही सफल आर्किटेक्ट बन चुका है। उसके पिता का वह छोटा सा लकड़ी का घर आज भी उसी झील के बीच उस द्वीप पर मौजूद है। और आज वह आदमी अपने बेटे और बेटियों को उसी घाट पर मछली पकड़ना सिखाता है। उस लड़के का सोचना सही था। उसे सच में उसके बाद कभी उतनी बड़ी मछली नहीं मिली, लेकिन वह मछली उसके जीवन से कभी पूरी तरह से गायब नहीं हुई। हर बार जब भी उसे जीवन में सही और गलत के बीच किसी मुश्किल विकल्प को चुनना होता है, तो उसे वह मछली और अपने पिता की वह बात याद आ जाती है। उसके पिता ने उसे सिखाया था कि नैतिकता और ईमानदारी सही और गलत के बीच का एक साधारण सा चुनाव है। लेकिन एक नैतिक जीवन जीना सबसे मुश्किल काम है। क्या हम तब भी सही रास्ते पर चलते हैं जब हमें पता होता है कि कोई हमें नहीं देख रहा है? क्या हम सफलता का कोई ऐसा शॉर्टकट ठुकरा सकते हैं जो गलत हो? क्या हम अपने फायदे के लिए किसी ऐसी जानकारी का इस्तेमाल करने से खुद को रोक सकते हैं जो हमारे पास नहीं होनी चाहिए थी? हम ये सब तभी कर सकते हैं जब हमें बचपन से ही उस मछली को वापस झील में छोड़ना सिखाया गया हो। यह कहानी हमें बताती है कि हमारे सही फैसले हमारे दिमाग में हमेशा के लिए एक छाप छोड़ जाते हैं। ये वो कहानियां होती हैं जिन्हें हम गर्व के साथ अपने दोस्तों और अपने बच्चों को सुना सकते हैं। यह इस बारे में नहीं है कि हमने क्या खोया, बल्कि इस बारे में है कि हमने क्या सही किया। और यही सही काम हमें आगे बढ़ने की असली ताकत देता है। इसी तरह की एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी इस किताब में है, जो हमें बलिदान और जिम्मेदारी का असली अर्थ समझाती है। जापान में एक कहावत है कि 1000 साल की प्रसिद्धि 1 घंटे के व्यवहार से तय होती है। यह कहानी नॉर्थ डकोटा के एक किसान विलियम माइनर और उनकी 15 साल की बेटी हेजल माइनर की है। मार्च का एक बहुत ही खूबसूरत और धूप वाला दिन था। ऐसा लग रहा था कि सर्दियां खत्म हो रही हैं और बर्फ पिघल रही है। दोपहर का समय था। विलियम ने अपनी पत्नी से खुशी खुशी कहा कि शायद आज रात तक सारी बर्फ पिघल जाएगी। लेकिन अचानक जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसके मुंह से निकला, हे भगवान! उत्तर दिशा से एक बहुत ही घने और काले बादल ने पूरे आसमान को घेरना शुरू कर दिया था। वह काला बादल किसी विशालकाय दानव की तरह सूरज की रोशनी को निगलता जा रहा था। विलियम एक अनुभवी इंसान थे। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि एक बहुत बड़ा बर्फीला तूफान आने वाला है। उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी से कहा कि वह स्कूल जाकर बच्चों को ले आएं क्योंकि उन्हें यह मौसम बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। विलियम ने अपना रेनकोट पहना, अपने सबसे अच्छे घोड़े किट पर बैठे और स्कूल की ओर निकल पड़े, जो करीब 4 किलोमीटर दूर था। तब तक तूफान ने अपना भयंकर रूप ले लिया था।
बर्फीली हवाएं शरीर को चीर रही थीं। स्कूल में बच्चे और टीचर तूफान को देख रहे थे, लेकिन नियमों के मुताबिक कोई भी बच्चा माता पिता के बिना स्कूल से नहीं जा सकता था। जब विलियम स्कूल पहुंचे तो उनकी 15 साल की बेटी हेजल ने उन्हें देखकर आवाज दी। हेजल अपने 11 साल के भाई एम्मेट और 8 साल की बहन मायरडिथ के साथ थी। हेजल एक बहुत ही समझदार और जिम्मेदार लड़की थी। विलियम ने बच्चों को जल्दी से कपड़े पहनने को कहा। उन्होंने मायरडिथ और एम्मेट को एक छोटी सी स्लेज गाड़ी में बिठाया जिसके ऊपर कैनवास का एक कवर था, और उन्हें कंबलों से ढक दिया। हेजल गाड़ी चलाने वाली सीट पर बैठ गई और विलियम ने उस गाड़ी में एक बूढ़ी घोड़ी मॉड को जोत दिया। विलियम ने तेज हवा के बीच चिल्लाते हुए हेजल से कहा कि वो बच्चों के साथ गाड़ी में रहे और वो खुद किट घोड़े पर बैठकर उनका रास्ता दिखाएंगे। लेकिन अचानक एक जोरदार बिजली कड़की और बूढ़ी घोड़ी मॉड डर कर बेकाबू हो गई। वह तेजी से गलत दिशा में भागने लगी। हेजल ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस भयंकर बर्फबारी में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। घोड़ी भागती रही और अंत में जब वह रुकी तो वे लोग रास्ता भटक चुके थे। चारों तरफ सिर्फ बर्फ और अंधेरा था। हेजल गाड़ी से बाहर निकली और रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। गाड़ी एक बर्फीले गड्ढे में फंसकर पलट गई और बच्चे बाहर गिर पड़े। हेजल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने उस पलटी हुई गाड़ी और कैनवास के कवर को एक छोटे से तंबू में बदल दिया। उसने अपने दोनों छोटे भाई बहनों को उस तंबू के अंदर लिटाया और उन्हें गर्माहट देने के लिए उन पर कंबल डाल दिए। लेकिन हवा इतनी तेज थी कि तंबू फटने लगा। हेजल ने अपना पुराना कोट भी उन पर डाल दिया। जब उसे लगा कि बच्चे ठंड से जम रहे हैं तो उसने उन्हें जगाए रखने के लिए उनसे कसरत करवाई, गाने गवाए और प्रार्थना करवाई। वह खुद उस भयंकर ठंड में उनके ऊपर लेट गई ताकि हवा सीधे बच्चों को न लगे। उसने अपने भाई बहनों से वादा लिया कि वे किसी भी कीमत पर सोएंगे नहीं। दूसरी तरफ विलियम और गांव के कई लोग पूरी रात उन बच्चों को पागलों की तरह ढूंढते रहे, लेकिन उस भयानक तूफान में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगले दिन दोपहर के समय खोज दल को एक बर्फीले टीले के पास वह पलटी हुई गाड़ी मिली। जब उन्होंने बर्फ हटाई तो उन्होंने देखा कि 15 साल की हेजल माइनर औंधे मुंह पड़ी थी। उसने अपना कोट खुला रखा था और अपने दोनों हाथों से अपने छोटे भाई बहनों को अपनी छाती से चिपका रखा था ताकि उन्हें अपनी शरीर की गर्मी दे सके। हेजल का शरीर बर्फ की तरह जमकर कड़ा हो चुका था। उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन उसके नीचे दबे मायरडिथ और एम्मेट जिंदा थे। हेजल ने अपनी जान देकर अपने भाई बहनों की जान बचा ली थी। आज भी सेंटर शहर के कोर्ट हाउस के सामने हेजल माइनर की याद में ग्रेनाइट का एक स्मारक खड़ा है, जो उस छोटी सी लड़की के महान बलिदान की गवाही देता है। दोस्तों, जब हम इस तरह की कहानियां सुनते हैं तो हमारे अंदर का इंसान जाग उठता है। हमें एहसास होता है कि प्यार और जिम्मेदारी की कोई उम्र नहीं होती। आइए अब माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं और एक ऐसी कहानी की तरफ चलते हैं जो हर माता पिता और बच्चे के रिश्ते को एक नई रोशनी में दिखाती है। यह कहानी हमें बताती है कि हमारे द्वारा किए गए काम का असली मूल्य उसकी शक्ल सूरत में नहीं, बल्कि उसमें छिपी भावनाओं में होता है। एक दिन 9 साल का माइक स्कूल से घर आया और उसने अपने माता पिता को बताया कि उसके स्काउट ग्रुप में एक केक की नीलामी होने वाली है और वह केक पिता और बेटे को मिलकर बनाना है।
पिता ने अपनी जिंदगी में कभी केक नहीं बनाया था, लेकिन उन्होंने सोचा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। दोनों ने मिलकर एक पीले रंग का केक बनाने का फैसला किया। उन्होंने पैकेट पर लिखे निर्देशों के अनुसार सब कुछ मिलाया और उसे ओवन में रख दिया। लेकिन जब 30 मिनट बाद उन्होंने केक बाहर निकाला तो वे हैरान रह गए। केक बिल्कुल भी नहीं फूला था और वह विज्ञापन में दिखाए गए केक जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। वह सांचे में सिर्फ आधा ही था। लेकिन माइक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। पिता ने उसे ढाढ़स बंधाया कि सबसे स्वादिष्ट केक ऐसे ही चपटे होते हैं। उन्होंने कई केक एक के ऊपर एक रखे। अंत में उन्हें पता चला कि केक के ऊपर लगाने के लिए उनके पास फ्रॉस्टिंग यानी मीठी क्रीम नहीं है। पिता दौड़कर बाजार गए और एक बनी बनाई फ्रॉस्टिंग ले आए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से वह क्रीम केक पर लगाई। पिता ने कुछ रंगीन बूंदों से उसे सजाने की कोशिश की। पिता और पुत्र दोनों अपनी इस मेहनत पर बहुत खुश थे। हालांकि पिता को अंदर ही अंदर पता था कि केक थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा है। जब वे नीलामी वाले हॉल में पहुंचे तो पिता की आंखें फटी रह गईं। वहां टेबल पर एक से बढ़कर एक बहुत ही खूबसूरत और पेशेवर तरीके से सजाए गए केक रखे थे। किसी ने टेंट के आकार का केक बनाया था तो किसी ने रॉकेट और जहाज के आकार का। ऐसा लग रहा था मानो सभी बच्चों की माताओं या किसी पेशेवर बेकर ने वो केक बनाए हों। माइक ने बड़े ही गर्व से अपना वह टेढ़ा-मेढ़ा और अजीब सा दिखने वाला केक उन शानदार केकों के बीच रख दिया। पिता शर्म से पानी पानी हो रहे थे। उन्हें लगा कि उन्होंने गलत जगह पर कदम रख दिया है। जब नीलामी शुरू हुई तो एक एक करके शानदार केकों की नीलामी होने लगी। कोई $1 में बिका, कोई उससे ज्यादा में। पिता दिल ही दिल में घबरा रहे थे कि जब उनके अजीब से केक की बारी आएगी तो लोग क्या कहेंगे। उन्हें पीछे से कुछ बच्चों के हंसने की आवाज भी आई जो उनके केक को कोड वाला केक कहकर मजाक उड़ा रहे थे। पिता सोच रहे थे कि काश वे किसी तरह आगे जाकर उस केक को गलती से गिरा दें ताकि उनके बेटे को सबके सामने शर्मिंदा न होना पड़े। और फिर वह पल आ ही गया। नीलामी करने वाले ने माइक और उसके पिता का वह टेढ़ा-मेढ़ा केक उठाया। केक से कुछ टुकड़े नीचे भी गिर रहे थे। इससे पहले कि नीलामी करने वाला कुछ बोल पाता, माइक अपनी जगह से उछलकर खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, $8। पूरा हॉल सन्न रह गया। किसी ने उसके बाद कोई बोली नहीं लगाई। नीलामी करने वाले ने कहा, बिक गया। माइक दौड़कर आगे गया और उसने पूरे $8 देकर अपना ही बनाया हुआ केक खरीद लिया। वह इतना खुश था मानो उसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। वह अपने दोस्तों को गर्व से बता रहा था, यह मेरा केक है। मैंने और मेरे डैड ने इसे मिलकर बनाया है। घर वापस आते समय पिता ने माइक से पूछा कि उसने अपनी सारी पॉकेट मनी उस केक पर क्यों खर्च कर दी। माइक ने जो जवाब दिया उसने पिता की आंखें खोल दी। माइक ने कहा, डैड, मैं नहीं चाहता था कि कोई और हमारे केक को ले जाए। घर पहुंचकर पूरे परिवार ने उस केक को खाया और सच मानिए दोस्तों, उस केक का स्वाद दुनिया के किसी भी बेहतरीन केक से ज्यादा मीठा था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम किसी चीज में अपना प्यार और अपनी मेहनत डालते हैं तो दुनिया की नजरों में वह चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो, हमारे लिए वह सबसे कीमती होती है। और क्या यही बात हमारे इंसानी रिश्तों पर भी लागू नहीं होती? हम अक्सर लोगों को उनके बाहरी रूपरंग या उनकी हैसियत से आंकते हैं।
जबकि उनके अंदर का प्यार और उनकी भावनाएं ही सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। अब मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वह आपको इस बात पर गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी है श्रीमान डिट्टो की विरासत की। यह कहानी एक नर्स के अनुभवों पर आधारित है जो 1947 में केंटकी के लुइसविले में एक पूर्व सैनिकों के अस्पताल में काम करती थी। श्रीमान डिट्टो एक बूढ़े अश्वेत व्यक्ति थे जो अस्पताल के टीबी वार्ड में भर्ती थे। उनका इस दुनिया में कोई अपना नहीं था। उनके माता पिता कभी गुलाम हुआ करते थे और उनका जीवन बहुत ही गरीबी और अकेलेपन में गुजरा था। जब वह अस्पताल आए तो उनकी टीबी की बीमारी अपने अंतिम चरण में थी। उनके शरीर में एक बड़ा सा घाव था जिससे बहुत दुर्गंध आती थी। जब नर्स पहली बार उनके कमरे में गई तो वह दुर्गंध के मारे वापस भाग जाना चाहती थी, लेकिन जब उसने श्रीमान डिट्टो की आंखों में देखा तो उसे एक अजीब सी शांति और अपनापन महसूस हुआ। श्रीमान डिट्टो का शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। जब नर्स उन्हें नहलाती थी तो उसे उनके शरीर का कोई वजन ही महसूस नहीं होता था। इतनी भयंकर पीड़ा में होने के बावजूद श्रीमान डिट्टो ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। वे हमेशा मुस्कुराते रहते थे। एक दिन जब नर्स ने उनके बिस्तर की चादर बदली तो श्रीमान डिट्टो ने कांपते हुए हाथों से अपने पास रखी एक दराज खोली। उसमें से उन्होंने एक चमकता हुआ तांबे का सिक्का निकाला और नर्स की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह आपकी दयालुता के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन आज बहुत ठंड है, शायद इससे आप एक कप गर्म कॉफी पी सकें। नर्स ने जब उस दराज में देखा तो वहां केवल 20 सिक्के थे। यही उस गरीब बूढ़े आदमी की जिंदगी भर की कुल जमा पूंजी थी। नर्स ने भावुक होकर वह सिक्का लेने से मना कर दिया और कहा कि उन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। लेकिन जैसे ही नर्स ने मना किया, व्यक्ति को यह एहसास दिला दिया है कि वह अब किसी को कुछ देने लायक नहीं रहा। नर्स ने तुरंत बात को संभालते हुए वह सिक्का ले लिया और कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस ठंड में एक कप कॉफी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। यह सुनते ही बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर फिर से वही प्यारी मुस्कान लौट आई। उसके बाद से हर सुबह जब नर्स उनकी देखभाल करके जाने लगती तो श्रीमान डिट्टो उसे एक सिक्का देते थे और नर्स भी चुपचाप उस सिक्के को वापस उसी दराज के एक कोने में रख देती थी ताकि उनके सिक्के कभी खत्म न हो। जब श्रीमान डिट्टो का अंतिम समय नजदीक आया तो वे होश में नहीं थे, लेकिन उनका हाथ अपने आप उस दराज की तरफ जाता था। वे केवल दूसरों के साथ कुछ बांटने की खुशी को ही महसूस कर पा रहे थे। उनके निधन के बाद नर्स ने उन सभी सिक्कों को एक छोटी सी थैली में इकट्ठा किया। उसे लगा कि यह उस गरीब आदमी की बहुत बड़ी संपत्ति है, लेकिन फिर उसे समझ में आया कि उन सिक्कों की असली कीमत पैसे में नहीं थी। वे सिक्के श्रीमान डिट्टो के असीम प्यार, उनके अटूट विश्वास और उनके उस विशाल हृदय के प्रतीक थे जो सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी दुनिया को कुछ देना चाहता था। दोस्तों, यह दुनिया उन्हीं लोगों के प्यार और करुणा से चल रही है जो बिना किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार रहते हैं। महानता हमेशा बड़े बड़े महलों या बैंक खातों में नहीं मिलती, बल्कि यह अक्सर उन छोटी छोटी जगहों पर उन गरीब और बेबस दिखने वाले लोगों के दिलों में मिलती है जो जिंदगी की हर मुश्किल का सामना एक मुस्कान के साथ करते हैं। और इसी बात को साबित करती है हमारी अगली कहानी, जो एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसने अपने उसूलों और अपने जीवन के असली मकसद के लिए एक बहुत बड़ी दौलत को ठुकरा दिया।
सिडनी जे हैरिस ने क्या खूब कहा है कि जीवन जीने की कला इस बात में है कि हम यह जान लें कि हमें स्वेच्छा से क्या करना है और हमें मजबूरी में क्या करना पड़ता है। यह कहानी है जो पाटेर्नो की, जो पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की फुटबॉल टीम के कोच थे। एक दिन उन्हें न्यू इंग्लैंड पैट्रियट्स नामक एक बहुत बड़ी पेशेवर फुटबॉल टीम के मालिक का फोन आया। उन्होंने जो पाटेर्नो को अपनी टीम का कोच बनने का प्रस्ताव दिया। यह कोई छोटा मोटा प्रस्ताव नहीं था। उन्होंने एक $3 मिलियन यानी करीब $10 लाख से भी ज्यादा की भारी भरकम रकम, साथ ही कई और भत्ते और बोनस देने की बात कही। उस समय जो पाटेर्नो विश्वविद्यालय में सिर्फ 35,000 डॉलर सालाना कमाते थे। यह प्रस्ताव उनकी जिंदगी बदलने वाला था। जो पाटेर्नो पूरी रात सो नहीं पाए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि उन्हें यह नौकरी कर लेनी चाहिए। उनकी पत्नी ने भी उनका साथ दिया। जो ने अगले दिन उस मालिक को फोन करके प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उस रात जो ने अपनी पत्नी से मजाक में कहा, आज रात तुम 1 करोड़पति के साथ सो रही हो। लेकिन रात के 2 बजे जब जो की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी एक कुर्सी पर बैठी रो रही हैं। हालांकि उन्होंने कभी नहीं कहा था कि वो बोस्टन नहीं जाना चाहती, लेकिन उनके आंसू सब कुछ बयां कर रहे थे। जो पाटेर्नो बिस्तर पर लेटे-लेटे अपनी उस जिंदगी के बारे में सोचने लगे जिसे वे पीछे छोड़ने जा रहे थे। उन्हें अपना विश्वविद्यालय याद आया। वे युवा छात्र याद आए जिन्हें वे कोचिंग देते थे। उन्हें याद आया कि कैसे वे उन युवा लड़कों को न केवल एक अच्छा खिलाड़ी बनाते थे, बल्कि उन्हें एक जिम्मेदार और अच्छा इंसान बनने की शिक्षा भी देते थे। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वे यह सब छोड़कर बोस्टन क्यों जा रहे हैं, सिर्फ पैसों के लिए। अगली सुबह जब वे उठे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, कल रात तुम जिस आदमी के साथ सोई थी वह 1 करोड़पति था, लेकिन आज सुबह जो आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है वह वही पुराना जो है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। जो पाटेर्नो ने उस $1 मिलियन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने महसूस किया कि कॉलेज के लड़कों को कोचिंग देना उनके लिए किसी भी पेशेवर टीम की कोचिंग से कहीं बढ़कर है। वे उन युवाओं के जीवन को संवारते हुए देखना चाहते थे। वे उन्हें अनुशासन, शिक्षा और एक अच्छा इंसान बनते हुए देखना चाहते थे। यही उनका असली इनाम था, जो दुनिया की कोई भी दौलत उन्हें नहीं दे सकती थी। तो देखा आपने दोस्तों, जिंदगी की इन खूबसूरत कहानियों में कितना गहरा अर्थ छिपा है। चाहे वह ईमानदारी से मछली को पानी में वापस छोड़ देने वाला लड़का हो, या अपने भाई बहनों के लिए जान देने वाली हेजल माइनर, या प्यार से बनाया गया वह टेढ़ा मेढ़ा केक हो, श्रीमान डिट्टो का तांबे का सिक्का हो, या फिर $1 करोड़ ठुकराने वाले कोच जो पाटेर्नो हो। ये सभी हमें यही सिखाते हैं कि हमारे जीवन का असली मूल्य हमारे द्वारा लिए गए छोटे छोटे लेकिन सही फैसलों में होता है। जीवन हमें हर पल एक मौका देता है महान बनने का। बस जरूरत है तो उस मौके को पहचानने और अपने दिल की आवाज सुनने की। मुझे पूरी उम्मीद है कि हैट गियोंग टैम होन के इस 10वें भाग की इन कहानियों ने आपके दिल के किसी कोने को जरूर छुआ होगा और आपको अपने जीवन में कुछ सकारात्मक करने की प्रेरणा दी होगी। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इन अनमोल विचारों का हिस्सा बन सकें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, कुछ और नई और दिल को छू लेने वाली कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों से प्यार करें।
और जिंदगी के हर छोटे पल में खुशियां तलाशने की कोशिश करें। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।